दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भारत की संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट में जिन जजेस की नियुक्ति हुई है उनमें से 75% जज गैर आरक्षित जाति के हैं, यानी कि सामान्य जाति के हैं। उन्होंने डिटेल दी है। उसके अनुसार 2018 से अब तक कुल 604 जजेस की नियुक्ति हुई, जिनमें से 604 में से 458 सामान्य जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट से 18, शेड्यूल ट्राइब से 9, ओबीसी से 72 और माइनॉरिटी से केवल 34 जजेस की नियुक्ति हुई है। ये चौंकाने वाला तथ्य है, जबकि आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को सबको समान अवसर देता है, योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर देता है, प्रतियोगिता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। जिसमें जितनी काबिलियत वो उतना आगे जाता है और इस संविधान का रक्षक होता है हमारी जुडिशरी। लेकिन इस जुडिशरी ने ही अपने आप को इस प्रावधान से अलग रखा हुआ है। अभी फिलहाल जजेस की नियुक्ति अनुच्छेद 124, 217, 224 के तहत होती है, लेकिन वहां पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं किया जाता। जजेस की नियुक्ति का प्रावधान केवल कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के आधार पर है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले जज कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्त होते हैं और इसीलिए ये कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि जज का बेटा जज बनेगा और जो मजदूर का बेटा मजदूरी कर रहा है वो मजदूरी ही करता रहेगा। क्योंकि अगर आप एक क्लर्क की नौकरी चाहते हैं तो आपको एक मुश्किल कॉम्पिटिशन से गुजरना होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी कक्षाओं के, तो वहाँ भी आपको विभिन्न प्रतियोगिताएं पास करनी होती है। और तो और अगर आप अधिवक्ता भी बनना चाहते हैं 12वीं के बाद, पहले तो आप 5 साल या 6 साल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम देकर, परीक्षा देकर ये साबित करना होगा कि हाँ आप वकील बनने लायक हैं। लेकिन हाईकोर्ट का जज बनने के लिए आपको ऐसा कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉलेजियम आपके नाम का रिकमेंडेशन कर दे और आप जज बन जाएंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि जज का बेटा जज बनता आ रहा है। तो वो कहना कोई ऐसी बिना तथ्य के नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से चंद उदाहरण आपके सामने आप अगर देखें। जस्टिस ES वेंकट रमैया, जिनकी पुत्री BV नागरत्ना जज बनी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, आज के हमारे CJI, उनके पिता YB चंद्रचूड़ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। इसके अलावा दीपक मिश्रा अभी कुछ साल पहले रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, उनके चाचा रंगनाथ मिश्रा जज थे। तो ये चंद उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिनके पहले पिता या दादा जज रह चुके हैं, आगे जाके उनकी अगली पीढ़ी भी जज बनी। तो ऐसी कौन सी विशेष योग्यता उन जजेस में आई थी कि उनके बेटे भी जज बन गए। आप अगर क्रिकेट में देखें तो सचिन तेंदुलकर आए, उनके सुनील गावस्कर आए, उनके बेटे भी क्रिकेटर बने। लेकिन चूंकि क्रिकेट में साबित करना होता है, वहाँ साबित नहीं करेंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। जुडिशरी में साबित करने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जो भी जज निर्णय दे दे वो उसका विवेक होता है, वो उसकी अप्रोच होती है, इसलिए वहाँ साबित करने वाली कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? जैसे कि इस सवाल में पूछा भी गया था, क्या कॉलेजियम के बाद स्थिति खराब हुई? कॉलेजियम की आप अगर बात करें, इस कॉलेजियम को लेकर बीच बीच में कई बार सवाल उठे, कई बार विवाद उठा। पिछले हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने काफ़ी इस पर तीखे सवाल किए, तो किरण रिजिजू की छुट्टी हो गई, लेकिन कॉलेजियम को कोई कुछ उंगली नहीं उठा पाया। उसके खिलाफ बात करना भी इस देश में गुनाह। भारत के संविधान द्वारा साल 2015 में अनुच्छेद 124 में संशोधन करके अनुच्छेद 124 से इंसर्ट किया गया, जिसके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो देश भर में जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों के संगठन ने उससे बहुत ज़्यादा नाराजगी जताई और आप देखिएगा 13 अप्रैल 2015 को ये अनुच्छेद लाया गया और अक्टूबर 2015 में इसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि 6 महीने भी यह कायम ना रह सका। कॉलेजियम की सुपरमेसी बरकरार रही। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को अपनी बलि देनी पड़ी। कॉलेजियम अपनी जगह स्थिर है तो ठीक है, लेकिन इस तरह के आंकड़े जो बता रहे हैं कि 75% जज जिनकी नियुक्ति हुई सामान्य जाति के थे, भाई आरक्षण तो आप देते ही नहीं। लेकिन जब आप किसी जज का रिकमेंड करते हैं तो वहाँ पर आप अपना उसमें रिकमेंडेशन लिखते हैं कि आपने इस जज का नाम क्यों लिया। वहाँ आप ये भी लिखते हैं कि हमने जातिगत समीकरण को बनाए रखने के लिए, माइनॉरिटी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, धार्मिक स्टेटस को ध्यान में देखते हुए, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसलिए आपने इसका नाम रिकमेंड किया है। लेकिन आपके उस रिकमेंडेशन के बिल्कुल बरअक्स ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जवाब है, जिसके तहत 2018 से अब तक 604 नियुक्तियों में से 458 सामान्य जाति के जजेस की नियुक्ति हुई। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो केवल 27 जजेस की नियुक्ति हुई है। ये बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है।
जहां संविधान समानता का अधिकार देता है, सबको एक जैसे अवसर प्रदान करता है, वहां पर जुडिशरी में वो अधिकार क्यों नहीं है। अगर एक जज छोटे से लेवल पर आता है तो वह पीसीजे के थ्रू आता है, मजिस्ट्रेट बनता है, उसके लिए उसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 साल उसको दिन रात एक कर देना पड़ता है। हाई जुडिशियल सिस्टम में आता है, एचजीएस की तैयारी करता है, 10-15 साल उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए कोई इस तरह से कॉम्पिटिशन की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, यह एक सवाल है। सरकार और जुडिशरी को ईमानदारी के साथ इस पर सोचना चाहिए और इसमें कोई ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता लाई जा सके। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।